हेलो एवरीवन, अभी हम अपनी एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम एचएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस does the Chandra and Bhaga rivers meet to form the Chenab river? आपने बताना है कौन से प्लेस पे चंद्रा एंड भागा रिवर मिलती हैं और चेनाब रिवर बनाती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, टांडी। ये क्वेश्चन हम अपने रिवर्स की वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं हमारी फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Malana Power Project is a joint venture between हिमाचल गवर्नमेंट एंड, आपको बताना है मलाना पावर प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और किसके बीच में एक जॉइंट वेंचर है। ऑप्शंस है हरियाणा गवर्नमेंट, अंबुजा इंडस्ट्रीज, टी इंडस्ट्रीज, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स। It is the leading member of Bhilwara group of companies, which entered into MOU with HP government. और ये पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? कुल्लू में है, on the Malana Nala, which is tributary of the Parbati river. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been given credit to start कुल्लू दशहरा? कुल्लू दशहरा आरंभ करने का क्रेडिट किसे दिया गया है? तो ऑप्शंस है हमारे पास राजा गोपाल सिंह, राजा पदम सिंह, राजा जगत सिंह या फिर राजा मान सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुफरी हिम सोना इज फेमस। आपको बताना है कुफरी हिम सोना क्या है। इट्स अ पोटैटो वेराइटी, हिलबी, यॉर्क ब्रीड, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, पोटैटो वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू। आपको बताना है सन में जो कंटिन्यूसली एनर्जी जनरेट होती है वो किसके कारण होती है। तो ऑप्शंस है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिविटी या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। इन द न्यूक्लियर फ्यूजन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई combine to form 1 helium atom, and in this process some of the mass of the hydrogen atom is converted into energy in the form of light. तो न्यूक्लियर फ्यूजन रीजन होता है कॉन्टिन्यूसली एनर्जी जनरेट होने का, जिसमें हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। इसके अलावा ये भी फैक्ट आप याद रख लीजिए कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज। आपने उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर एंड रिकॉर्ड करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज किया जाता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज होता है? हाइड्रो के नेम से समझ आ रही है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स based on the buoyancy. Lactometer किस लिए यूज होता है? It is used to find the amount of water in the milk. और बैरोमीटर किस लिए यूज होता है? To measure the air pressure. हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर भी डिफरेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a barometer reading suddenly recedes, it indicates that climate। अगर बैरोमीटर की रीडिंग सडनली नीचे गिर जाती है तो इसका मीनिंग क्या है? क्लाइमेट में क्या इम्पैक्ट होगा? इट विल बी वेरी वार्म,
will be extremely stormy, will remain cold, intense rain for at least 48 hours. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, क्लाइमेट विल बी एक्सट्रीमली स्टॉर्मी। अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो राइज करती है और स्टेडी प्रेशर इंक्रीज होता है तो इसका मीनिंग होता है क्लियर वेदर, क्लियर एंड कूलर वेदर। और अगर स्लोली फॉल करता है तो मीन्स रेन, और अगर रैपिडली फॉल करता है तो इसका मीनिंग होता है स्टॉर्मी सिचुएशन। सो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सडनली रिसीड्स। सडनली रिसीड करेगा तो क्या होगा, विल बी एक्सट्रीमली स्टॉर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कब फ्लोरिश हुआ था? शुंगा पीरियड के टाइम पे, सातवाहना, सुब्बा पीरियड या फिर कुशन पीरियड? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, कुशन पीरियड। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो थी दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियनिज्म, और इसमें रेड सैंडस्टोन यूज किए गए थे, और ये अपने स्कल्पचर्स एंड स्टैचूज बनाने के लिए फेमस था। और जो स्कल्पचर्स थे वो लेस स्पिरिचुअल थे। तो आपने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी जो है उनको भी याद रखना है साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड, बैटल ऑफ तराइन जो है वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी? मोहम्मद गोरी एंड राणा सांगा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान या फिर राणा हिमिरदेवा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें दो बैटल्स हुई थी बैटल ऑफ तराइन में। एक पहली जो बैटल हुई 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को डिफीट कर दिया था, और जो सेकेंड बैटल हुई थी उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who founded the ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, राजा राम मोहन रॉय। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी, और जिसका नाम बाद में रख दिया गया था ब्रह्मो समाज। एंड दिस ब्रह्मो समाज एडवोकेटेड फॉर द प्रोग्रेसिव आइडियाज। एंड ब्रह्मो समाज को अपोज किसने किया था? राजा राधाकांत देव ने। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? धर्म सभा की स्थापना की थी। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मो समाज के ऑपोजिशन में किसने धर्म सभा की स्थापना की थी? राजा राधाकांत देव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was thrice elected president of INC? इंडियन नेशनल कांग्रेस का 3 बार प्रेसिडेंट कौन बना था? ऑप्शंस है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर शंकर नायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले 1886 में कैलकाटा सेशन में वो प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद 1893 में लाहौर सेशन में, एंड देन 1906 में अगेन कैलकाटा सेशन में उन्हें आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और हुई थी, फर्स्ट टाइम स्वराज्य को मेंशन किया गया था। वर्ड स्वराज्य को सबसे पहले मेंशन किया गया था 1906 कैलकाटा सेशन में। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन inserted the two words socialist and secular in the preamble? आपने बताना है कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज इस अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे और बहुत सारी एडिशंस की गई थी, जैसे कि
It added fundamental duties, added 3 new DPSPs and shifted 5 subjects from state list to concurrent list. और ये सब कुछ हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपने पहले क्वेश्चंस में, तो आप ये वाली अमेंडमेंट अच्छे से कीजिए तो आप इसे करेक्टली मार्क कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is the first state to have been formed on the linguistic basis? लिंग्विस्टिक बेसिस पे सबसे पहले कौन सी स्टेट फॉर्म हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आंध्र प्रदेश। कौन सी स्टेट फॉर्म हुई थी सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे? आंध्र प्रदेश। और ये कब हुई थी? इन 1953 में। इसमें तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास से अलग कर दिया गया था। और जब आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाया गया तो फिर क्रिएशन ऑफ स्टेट्स की जो डिमांड थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो इंटेंसिफाई हो गई थी और तभी बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC। फैजल अली इसके चेयरमैन थे और KM पानीकर एंड कुंजरू इसके अदर मेंबर्स थे। और दिस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 1955 में और इसके अकॉर्डिंग और इस कमीशन ने ब्रॉडली लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया था एज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट दिस कमीशन रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता एक लैंग्वेज के ऊपर एक स्टेट बनाई जाए। ब्रॉडली एक्सेप्ट किया गया था कि जो लैंग्वेज होगा वो बेसिस ऑफ द स्टेट होगा, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? इसका आंसर है फिश प्रोडक्शन। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन के साथ है ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑयल सीड प्रोडक्शन के साथ है येलो रेवोल्यूशन एंड मिल्क प्रोडक्शन के साथ है व्हाइट रेवोल्यूशन। और इसके रिलेशन में ऑपरेशन फ्लड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऑपरेशन फ्लड आए तो किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन के साथ है। उसे क्या कहते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन। ऑयल सीड को येलो, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फिश प्रोडक्शन ब्लू रेवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कंट्री से पास नहीं करता है? तो आपको लर्न करना होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो इक्वेटर है वो कौन कौन से कंट्रीज में से पास करके जाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपने इन सबको अपने एटलस में लोकेट करना है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पाकिस्तान, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार से पास करके जाता है लेकिन पाकिस्तान से पास नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ लेक्स को बोलते हैं लिम्नोलॉजी। फोर्टेमोलॉजी क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ द रिवर्स। और टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी इट्स अ वे इन विच पार्ट्स ऑफ समथिंग आर ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज और कनेक्टेड। कि कैसे हम किसी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। और हाइड्रोलॉजी में क्या करते हैं? बेसिकली किससे रिलेटेड है? वाटर की स्टडी के साथ रिलेटेड है। तो स्पेसिफिकली अगर स्टडी ऑफ लेक्स आता है तो उसका क्या आंसर होगा? लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन ऑक्शनिंग ऑफ एसेट्स। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कौन सा ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी को ऑक्शनिंग ऑफ एसेट्स में इंक्रीज किया जा सके? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ई-बेक्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराक्विट ऑफन सीन इन न्यूज इज। पैराक्विट जो हमें न्यूज में देखने को मिल जाता है वो क्या है? अ हर्बिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, अ डिवाइस सिमिलर टू क्वांटम कंप्यूटर, अ मेथड ऑफ ड्रिलिंग ऑयल वेल्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, इट इज अ हर्बिसाइड यूज्ड इन द एग्रीकल्चर फील्ड्स। पैराक्विट एक हर्बिसाइड है जिसको कि वीड्स एंड ग्रासेस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, बट इट इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड हर्बिसाइड टू कमिट सुसाइड। सुसाइड कमिट करने में भी इसका सबसे ज्यादा यूज होता है और इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई
एंटीडोट भी नहीं है। तो बहुत सारे कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया, इवन कि इन स्विट्जरलैंड। तो इंडिया में लेकिन इसको प्रॉपरली बैन नहीं किया गया है एक्सेप्ट केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुष्ट पोर्टल लॉन्च्ड बाय, संतुष्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। संतुष्ट पोर्टल क्यों बनाया गया है? इट इज टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज, ताकि लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जा सके कि वो ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। और इसका जो मेन एम है वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स को लेके आना है। तो संतुष्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए आज के हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर हम नए एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।